क्लास यूनिट 4 डिटरमिनेंट्स का टॉपिक हमारा है आज का 3x3 क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना, जो कि हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। लेकिन वो विधि कौन सी थी? प्रसार विधि, एक्सपेंशन मेथड। आज जो हम मेथड देख रहे हैं वो उससे शॉर्टकट मेथड है, सारूस विधि नाम या फिर सारूस आकृति से। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई जनरल मैट्रिक्स है A11 2 1 3 1 और यहाँ से आते हैं तो 1 2 1 3, फिर यहाँ 2 2 2 3। अभी तक जनरल मैट्रिक्स सबको याद हो जानी चाहिए 3 3, ठीक है। अगर ऐसी कोई आपके पास सारणिक है तो उसको सारूस विधि कैसे अप्लाई करनी है? देखो फर्स्ट जो दो कॉलम्स है A11 वाला और 1 2 1, उनको यहाँ रिपीट करके लिखना है A11 2 1 3 1। और सेकेंड कॉलम क्या है? A12 2 2। सीक्वेंस यही रखना है, ऐसे नहीं कि दो कॉलम इधर रिपीट कर रहे हैं तो 1 2 को यहाँ लिख लिया, ऐसा नहीं करना है। पहला वाला कॉलम जस्ट सारणी खत्म होते ही पहले और फिर उसके बाद में सेकंड कॉलम। अब इसको कैसे अप्लाई करना है ये देखो। देखो सबसे पहले आपका जो विकर्ण आप सारणिक में देखते थे कौन सा था? 1 1 2 2 3 3 वाला, तो ये वाला विकर्ण ले लो। फिर इसके जस्ट बाद में आपको कौन सा विकर्ण दिख रहा है? देखो ध्यान से, ये वाला विकर्ण, और इसके जस्ट बाद में ये वाला विकर्ण। ये तीन विकर्ण आपको कंटिन्यू लेने हैं एक साइड के। तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए या सारणिक ए का मान जो है वो हो जाएगा, देखो A11 2 2 3 3। एक कंप्लीट विकर्ण में जो भी अवयव आ रहे हैं वो होंगे गुणा प्लस, विकर्ण चेंज होती 1 2 2 3 3 1, फिर प्लस A13 2 1 एंड 3 2। ये वन साइडेड विकर्ण हुए। फिर माइनस, अब दूसरे वाले विकर्ण कौन से वाले लेने हैं उसको हम दूसरे पेन से हाईलाइट कर लेते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, तो ये एक विकर्ण बन रहा है, देखो ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे ये कौन से अवयव हुए? A31 2 2 एंड 1 3। फिर प्लस, अब इसके जस्ट आगे वाला विकर्ण आपको कौन सा दिख रहा है? ये वाला, और इसके जस्ट बाद वाला ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने नेक्स्ट लिखा A32 2 3 एंड A11 प्लस A33 2 1 1, ठीक है। एक साइड के पूरे विकर्णों के गुणनफल का योगफल माइनस दूसरे साइड के विकर्णों के गुणनफल का योगफल। इस तरीके से हम इसको सारूस मेथड बोलते हैं सॉल्व करने को। कल हमने एक क्वेश्चन किया था एक्सपेंशन मेथड से, आज उसी को हम सारूस मेथड से करके उसका आंसर चेक करते हैं और देखते हैं कि कितना इजीली हो जाता है कल के कंपैरिजन में। तो कल का क्वेश्चन जो था हमारा वो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिटरमिनेंट लिखो सब। फर्स्ट रो में 3 -11 1, सेकेंड रो में 5 0 0 एंड थर्ड रो में -10 3 0। ये है हमारे पास कोई डिटरमिनेंट। अब इसको हम सारूस मेथड से, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा कि सारूस मेथड से हल करना है या प्रसार विधि से, आप किसी से भी हल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना सारूस मेथड किस पे अप्लाई होगा? 3x3 पे ही होगा और किसी पे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड क्या कहता है? फर्स्ट कॉलम लिख लो वापस से 3 5 -10 और सेकंड कॉलम -11 0 3, ये लिख लिया। अब वन साइडेड वाले विकर्ण देखो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे ना, तो वन साइड वाले विकर्ण कौन से हुए? देखो ये वाला, फिर ये वाला और इसके जस्ट बाद में ये वाला। देखो कितना अच्छा सा शेप दिख रहा है। तो यहाँ पे हो गया 3 × 0 × 0 प्लस दूसरे वाले विकर्ण में क्या है? -11 0 -10। फिर तीसरा विकर्ण क्या है? 1 5 3। ये तो हो गया वन साइडेड। फिर माइनस, सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। सेकेंड ब्रैकेट वाले में देखो, इसको अपन दूसरे से देख लेते हैं। यहाँ से देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये रहा, ये एक विकर्ण, फिर ये दूसरा विकर्ण और ये हो गया तीसरा विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं -10 × 0 × 1, ये हो गया एक विकर्ण। फिर बीच में प्लस, फिर दूसरे विकर्ण में क्या है? 3 0 3 प्लस 0 5 माइनस का 11। ये हो गया आपका पूरा दूसरे साइड का विकर्ण कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करने, देखो 3 × 0 × 0 0, ये किसी से भी गुणा होगा तो 0। यहाँ पे 0 × -11 -10 अगेन 0, और यहाँ 5 3 15 × 1 प्लस का 15, ये वन साइडेड कंप्लीट। माइनस यहाँ देखो 10 × 0 × 1 0,
3 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 इंटू -11 0, सारे 0 हो गए, तो बचा क्या आपके पास 15। यही का आंसर आया था। तो आपको अब जो भी इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं उपसारणिक और सहखंड। क्या होते हैं ये उपसारणिक और सहखंड? देखो कल हम बात कर रहे थे ये इसके उपसारणिक है, ये इसके उपसारणिक के नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसको देख लेते हैं कि क्या होती क्या है ये उपसारणिक। वैसे तो हम इसको पढ़ चुके हैं, कोई नया नाम नहीं है हमारे लिए। उपसारणिक, उपसारणिक को हम बोलते हैं इंग्लिश में माइनस, माइनस। इसलिए हम इसको कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल A से भी डिनोट करते हैं। आपके नोट्स में मेंशन नहीं हो तो आप नोट कर लें, ठीक है। उपसारणिक क्या होती है? जैसे कोई मान लो एक सारणिक है 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 एंड 3 2 1 3 2 3 3 3। अब उपसारणिक का मतलब होता है जैसे अगर मुझे पर्टिकुलर इस अवयव के उपसारणिक चाहिए, ठीक है, इसको हम कैपिटल M से भी शो करते हैं और कैपिटल A से भी शो करते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूंगी कैपिटल M 2 2 यानी कि अवयव A22 के संगत उपसारणिक, या फिर A22 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अवयव A22 के संगत उपसारणिक, ठीक है। अब उपसारणिक कैसे लिखते हैं ये ध्यान से देखना। देखो इसका क्या होता है A22 मतलब कि जो भी अवयव की हमें उपसारणिक चाहिए उसके संगत पंक्ति और उसी के संगत स्तंभ, यानी कि उसी के संगत रो और कॉलम को सप्रेस कर देंगे, यानी कि हटा देंगे उनको। अब उसके बाद में जो बच रहा है वो आप सारणी देख लो। जैसे उस कोने में बच रहा है 1 1, फिर इधर बच रहा है 1 3, इधर बच रहा है 3 1 और इधर 3 3। ये कहलाती है इसकी उपसारणिक। और फिर इसके बाद आप इसको हल करके इसका मान भी निकाल सकते हो। फिलहाल उपसारणिक ये कहलाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको चाहिए 2 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग, कैसे लिखेंगे? देखो 2 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग 2 3 की संगत पंक्ति तो यही हो गई। अब संगत स्तंभ कौन सा होगा? ये कर देगा, यानी कि ये वाला आप हटा दो, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, एक तो ये पंक्ति गई और एक ये स्तंभ गया, बचा क्या? 1 1 1 2 3 1 3 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी अवयव के संगत उपसारणिक लिख सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर 3x3 क्रम की उपसारणिक है तो आपको 2x2 की 3x3 की अगर सारणिक है तो उसके किसी भी अवयव की उपसारणिक आपको एक कम क्रम की मिलेगी, यानी कि 2x2 की। और अगर मान लो इसी की जगह मैं कोई छोटी सी सारणिक ले लेती 1 1 2 1 1 2 2 2, तो यहाँ पे अगर किसी भी अवयव की उपसारणिक देखते हैं, जैसे A 1 1 की देखते हैं, तो ये वाली कॉलम हटा दो, ये वाली पंक्ति हटा दो, क्या बचा? एक अवयव, सिंगल एक अवयव बच गया A22। तो इसका मतलब ये 2x2 की सारणिक थी, तो इसके अवयवों की उपसारणिक कितनी मिल रही थी? 1x1 की। और अगर ये 3x3 की है तो इसके अवयवों की उपसारणिक 2x2 की मिलेगी। आपको ध्यान रखना है कि अगर n×n क्रम की सारणिक है तो उसके अवयवों की उपसारणिक किस क्रम की होगी? n-1 क्रम की। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद में, इसी के साथ टॉपिक आता है सहखंड। पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो सहखंड में क्या होता है, इसी का ही भाई ये बस एक चिन्ह लगाना पड़ता है इसमें, इसको बोलते हैं कोफैक्टर्स। ओके, इसके साइन को हम डिनोट करते हैं FIJ से। जैसे उसको किससे डिनोट करते थे? या तो MIJ से या कैपिटल AIJ से, एक ही बात है, MIJ या AIJ। आपको फॉर्मूले में ये मिलेगा AIJ, ठीक है। अब कोफैक्टर्स में F से FIJ डिनोट किया। यहाँ देखो इसमें उपसारणिक का मान तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अलावा और क्या आता है? किसी भी अवयव की संगत अगर आपको सहखंड चाहिए तो आप क्या लगाएंगे? ये फॉर्मूला -1⁻I+J इंटू AIJ, ठीक है। यानी कि अगर आपको प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ A11 के अनुदिश सहखंड चाहिए तो उसको F11 से डिनोट करेंगे और यहाँ पे I और J का मान रख देंगे। देखो क्या है? 1 + 1 कितना हो गया? 2, और -1 की पावर 2 क्या होता है? +1, और +1 को A11 से गुणा करोगे तो A11, यानी कि स्मॉल a11 के संगत उपसारणिक और सहखंड दोनों का मान क्या हो गया? बराबर। लेकिन अगर अपन F12 की बात करें तो F12 में क्या हो जाता है?
1 + 2 3 और ये a1 2। तो इसका मतलब यहाँ तो -1 की घात कितनी हुई 3 और -1 की घात अगर विषम संख्या होती है तो वो आउटपुट क्या देता है माइनस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो उपसारणिक आएगी उसका मान नेगेटिव करके अगर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा F12। यानी कि कब बराबर होता है कब नहीं होता है, शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे देखो 1 1 पोजीशन पे है तो a1 के बराबर, जैसे 1 2 पोजीशन पे आया तो माइनस से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 1 3 पे आया तो a13 के बराबर ही होगा। लेकिन F21 आ गया तो भी 2 + 1 की वजह से वापस क्या हो जाएगा -a21। ठीक है, तो आप उपसारणिक कैलकुलेट करने के बाद में सरखंड बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसको ध्यान में रखते हुए। अब अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू ये दोनों समझेंगे। अच्छा, उससे पहले हम ये देखें कि जैसे अगर हमने प्रसार नहीं किया, आपसे पूछा गया कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश उपसारणिक और सैखंड बताओ और उन्हीं की सहायता से पूरी सारणिक का मान ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखना है। देखो, किसी भी सारणिक का मान हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? अगर मुझे उपसारणिक के थ्रू ज्ञात करना है तो प्रथम पंक्ति ली अगर हमने, तो यहाँ पे प्रथम पंक्ति 1 1 1 2 1 3। ठीक है, अगर 3 × 3 की है तो 1 3 तक आएगा। इसी के संगत किससे गुणा करेंगे? इसी की उपसारणिक के मान से a1 1 a1 2 एंड a1 3। ठीक है, और यहाँ पे देखो ध्यान से, एक तो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको और एक ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है। यानी कि एक तो किसमें दिख रहा है? कोफैक्टर्स में, और एक किसमें दिख रहा है? उपसारणिक यानी कि माइनस में। अब यहाँ पर मैं देखा F11 1 2 1 3 में तो माइनस उसके अंदर ही आ रहा था ना फॉर्मूले में, प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब ये सारे यहाँ तो प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। जबकि A11 1 2 1 3 में तो सिर्फ हम क्या कर रहे थे? पंक्ति और स्तंभ हटाने के बाद जो बच रहा था वो लिख रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अगर इसमें फॉर्मूला लिखोगे तो प्लस माइनस देन प्लस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सिर्फ ये जरूरी नहीं कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो सकता है आपको बोले कि द्वितीय पंक्ति के अनुदिश उपसारणिक और सैखंड लिखो और उसके बाद उससे उपसारणिक का मान लिखो। तो द्वितीय पंक्ति के अनुदिश हम एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं? देखो 2 1 फिर 2 2 एंड 2 3। अब अगर मुझे उपसारणिक के रूप में लिखना है यानी कि a21 a22 एंड a23, तो आपको ध्यान रखना है साइन कैसा लगाना है। अब आपको ऐसे नहीं ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस, नो, आपको ये ध्यान रखना है। देखो ये 2 1 पोजीशन पे है तो 2 1 पोजीशन पे माइनस आता है, 2 + 1 3 विषम संख्या जहाँ पे भी हो। फिर ये 2 2 पोजीशन हो गई तो यहाँ प्लस आते हैं, 2 3 5 तो यहाँ माइनस आते हैं। ठीक है, हमको रखना नहीं है कि प्लस माइनस प्लस, हमें वो ट्रिक ध्यान रखनी थी, याद है आपको ये वाली ट्रिक। तो इसमें देखो दूसरी पंक्ति में पहले माइनस से शुरुआत होती है ना, फिर प्लस फिर माइनस, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं और इसी में अगर कोफैक्टर्स में होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। a21 F21 फिर a22 F22, क्योंकि इसमें F जहां पे भी आया वहां सब पॉजिटिव लिखने हैं। a23 F23। ठीक है, अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 4.1 का है क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन अपन यहाँ सॉल्व करेंगे और एक आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न सारणिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक व सहखंड लिखकर आपको उसी की सहायता से क्या ज्ञात करना है? सारणिक का मान। देखिए उपसारणिक और सहखंड कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखो यहाँ पे बात की है प्रथम स्तंभ के अनुदिश, आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि किसके अनुदिश ज्ञात करना है। द्वितीय स्तंभ के अनुदिश बोले तो द्वितीय स्तंभ के अवयव, यहाँ बोल रहा है प्रथम स्तंभ के अनुदिश। ठीक है, तो प्रथम स्तंभ के एक बार अपन लिख लेते हैं। प्रथम स्तंभ के अवयव, यहाँ पे हमारे पास अवयव क्या क्या है देखो, इसको बोलते हैं a11, इसको बोलते हैं दूसरी रो में तो 2 1 और तीसरी रो में है तो 3। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? उपसारणिक की, तो उपसारणिक कैसे बनाई जाती है देखें। a11 की संगत अगर मैं उपसारणिक लिख रही हूँ तो इसको लिखेंगे कैपिटल A11। ठीक है, कैपिटल A11 कैसे लिखा जाता है? ये रहा कैपिटल A11, इसकी संगत कॉलम और संगत पंक्ति हटा दो, इसके बाद आपको क्या दिख रहा है वो लिख लो। ठीक है, ऐसे ही अगर A21 चाहिए तो A21 के संगत, इसके संगत कॉलम तो यही हो जाएगा
और पंक्ति अब ऊपर वाली की जगह कौन सी हट जाएगी, सेकंड वाली। तो बचा क्या आपको, देखो ऊपर लिखा हुआ -32, नीचे 5 2। ऐसे ही A31 अगर लिखना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉलम तो सेम ही जाएगा, पंक्ति कौन सी जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास -32 और -1 2। अब इनको सॉल्व कर ले, क्या आ रही है इसकी वैल्यू, देखो 2 क्रॉस 2 क्रम की सारणिक प्रसार आपको आता है -1 × 2 -2, फिर माइनस मिड में आता है, फिर 2 × 5 10, तो ये कितना हो गया -12। ऐसे इसको देखो 3 × 2 -6 और -10, कितना हो गया -16। और ये आपके पास देखो -3 × 2 -6, फिर एक माइनस डायगोनल चेंज की वजह से लगता है, और यहाँ पे -1 × 2 कितना आता है -2। यहाँ पे कंफ्यूजन में हम एक बार माइनस लगा लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना जैसे डायगोनल चेंज करो पहले ही एक माइनस लगा दिया करो, और फिर इन दोनों के गुणनफल में जो आ रहा है वो लिखा करो। -6 + 2 कितना हो जाएगा -4। इस तरीके से ये आपके आंसर हो गया, आंसर 1, आंसर 2 एंड आंसर 3। अब आपको क्या ज्ञात करना है, देखो अब इससे आपको सहखंड ज्ञात करना है। अब जब उप सारणी का बिल्कुल परफेक्ट निकाल लेते हैं तो सहखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सहखंड का फॉर्मूला होता है Fij, क्या होता है -1 की पावर i + j इंटू aij, और aij आप निकाल चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे अपन को F11 कैलकुलेट करना है तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू a1, और -1 की पावर 2 करते ही क्या हो जाएगा, वैल्यू प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो F11 क्या हो गया, प्लस का 1 इंटू a11, a11 कितना है देखो -12, तो आपके पास F11 क्या आ गया -12, ये एक हुआ। ऐसे ही F21 वैल्यू कैलकुलेट करनी तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू a21, -1 की घात कितनी हो गई 3, यानी कि ये वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में, और a21 ऑलरेडी क्या दिया है नेगेटिव में, तो माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस का 16। और ऐसे ही F31 आ जाएगा -1 की घात 3 + 1 इंटू a31, तो -1 की घात कितनी होगी 4, -1 की घात 4, सम संख्या 3 + 1 में हो जाएगा इंटू a31 कितना है -4। तो ये आपके आ गए उपसारणिक के मान और ये आ गए सहखंड के मान, और इसी की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है सारणिक का मान। तो सारणिक का मान कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखो हमने दोनों तरीके से सारणिक का मान देखा है। अगर ये कोई सारणिक है डेल, ठीक है, तो इसके लिए हमने प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार किया है ना, तो उसके अनुदिश अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो a11 a21 एंड a31 कैपिटल A31। ठीक है, कोफैक्टर्स वाले में सारे पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे ये 1 1 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, 2 1 वाला नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, और अगर उसमें फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे a11 f11 प्लस a21 f21 प्लस a31 f31। ठीक है, अब इससे हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जल्दी से देखो a11 पोजीशन पे क्या है 1, f11 कितना आया -12, a21 पे कौन है 4, f21 पे क्या आया 16, a31 पे कौन है 3 और f31 इसी का सेकंड कितना आया -4। कैलकुलेट करो देखो -12 और -12 -24 और ये हो गया 64। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 40। अब आपको मैच करना है कि भाई उपसारणिक और सहखंड पे जो फॉर्मूला लगाया है उसकी हेल्प से जो वैल्यू आ रही है क्या वो करेक्ट है। तो आप इसको अलग से सारूस विधि से हल करके देख सकते हैं कि क्या उससे भी 40 वैल्यू आ रही है, या फिर आप प्रसार विधि से भी करके देख सकते हैं। लेकिन प्रसार विधि भी इसी का ही एक भाग होती है। उसमें हम क्या करते थे अवयव लिख के उसके उपसारणिक लिखते थे। तो ये a11 क्या है उपसारणिक का मान ही तो है, बस ये हमने अलग अलग कैलकुलेट किए और वहां पे हम साथ में मल्टीप्लाई करके लिखते थे। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको असाइनमेंट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आपको सॉल्व करके चेक करना है। थैंक यू।